पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है ना ये, कि इस एक सिंगल घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस असैसिनेशन को होने से रोक पाते तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होती? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी बड़ी जंग एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होती है और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो स्पार्क आता है। इमेजिन करो एक डायनामाइट्स का पहाड़ है यहां पर और मैं एक छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देता हूं। तो जो धमाका यहां पर हुआ है वो मेरी माचिस की वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली में यहां पर एक डायनामाइट का पहाड़ था इसलिए हुआ है। आइए आज के वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to a French line. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो आज के दिन के ऑस्ट्रिया और हंगरी के देशों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जर्मनी का जो एम्पायर था वो भी आज के दिन के जर्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा है। पोलैंड का कोई देश नहीं होता था। रशिया में रशियन एम्पायर था। आज के दिन के टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है जाननी दोस्तों कि ज्यादातर यूरोपियन देश उस समय में मोनार्कीज थे, यानी एक राजा महाराजा का राज रहता था वहां पर। इनफैक्ट सिर्फ 3 देश थे यूरोप में जो डेमोक्रेसीज थे, मोनार्की नहीं थे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश हैं जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया और बुल्गारिया। इन्हें हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना ये हमारी कहानी में काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं साल 1878 से। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी। ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था, जो इन बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्पररली, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा ये एरिया। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया, इन्वेड कर दिया। उस समय का एक ये पॉलिटिकल कार्टून है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ऑटोमन के सुल्तान अपने हाथ पकड़कर खड़े हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग रही थी, रेवोल्यूशंस होने लग रही थी अपनी। इस समय में बुल्गारिया आजाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से, जो आप बीच में देख सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। लेफ्ट पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांस जोसेफ बोस्निया और हेर्जेगोविना देश को भी छीनने लग रहे हैं, फाड़कर मैप से छीनने लग रहे हैं। अब ये जो बोस्निया और हेर्जेगोविना का देश है ये 400 साल तक ऑटोमन राज के अंदर रहा, लेकिन आजादी मिलने की जगह अब यहां पर एक और एम्पायर ने आकर इसे कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग हैं वो इससे बहुत गुस्सा थे, वो आजाद होना चाहते थे। उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बड़े गुस्सा थे इस चीज को होते हुए देखकर। सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ ना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन था बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। एक्चुअली में ये जो सारी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की, इनकी एथनिसिटी है स्लाव्स की। बहुत से लोग इन देशों में रहने वाले इस कनेक्शन को फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस मैप के बॉटम साइड पर देखोगे, जो डार्क ब्लू में कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोग अपने आप को साउथ स्लैव्स करके बुलाते हैं और बहुत से लोगों ने इन देशों में एक साउथ स्लैविक नेशन की भी डिमांड करी। तो सर्बिया ने कंप्लेन करी यहां पर कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर है वो ना सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लैव्स को इन्वेड करने लगा। अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर ली थी कि रशिया इससे ऑब्जेक्ट ना करे, हम आपको पहले बता रहे हैं हम इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। और रशिया ने बात सुन भी ली थी क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी, इसके नीचे है सी ऑफ मारमारा, बीच में से ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है इस्तांबुल को 2 में डिवाइड करते हुए। अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रशिया इसे छीनना चाहता था। तो रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से कहा कि हम इसे छीनेंगे, हम इस पर कब्जा जमाएंगे और तुम हमें कुछ मत कहना और तुम वहां पर बोस्निया देश पर कब्जा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छी डील है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रशिया में बहुत से स्लाविक लोग रहते थे
और रशिया के अंदर ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज को देखकर कि कैसे हम एग्री कर सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वहां पर हमारे स्लाविक लोगों के ऊपर कब्जा जमा ले। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। तो इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल था 1909। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है, अगर हमने अब सर्बिया देश पर कब्जा जमा लिया और रशिया बीच में टांग अड़ाने आया, क्या तुम हमारी मदद करोगे? जर्मनी कहता है, क्यों नहीं भाई, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है, ये देखो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया देश पर कब्जा किया और सर्बिया ने जब ऑब्जेक्ट किया उस चीज को लेकर, अभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी साथ में मिलकर बात कर रहे हैं सर्बिया को अटैक करने की। ऐसा करते हैं, अब हम साथ में मिलकर उन दोनों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन फ्रांस बोलता है कि मुझे क्या लेना देना बोस्निया से, वहां जो भी होता है जाने दो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना इसमें। तो फ्रांस के मना करने पर अब रशिया चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोस्निया का ये एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अभी के लिए कोई भी जो जंग का खतरा था, एक वर्ल्ड वॉर का खतरा था, वो थम जाता है। लेकिन उसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। असल में बात क्या है, बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा किया गया है, बोस्निया के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। बोस्निया के लोग अपनी आजादी चाहते हैं। एक नई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बियन लोग इनकी मदद करने लग रहे हैं। इनका पर्पस है आजाद देश बनाना। इनफैक्ट इनका पर्पस ना सिर्फ बोस्निया और हेर्जेगोविना को आजादी दिलाना है, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी है। ये चाहते हैं कि ये एक अखंड साउथ स्लाविक राष्ट्र बनाए, यूगोस्लाविया। क्या नाम है? यूगोस्लाविया। यूगो का मतलब होता है साउथ, तो साउथ स्लाविक कंट्री बने एक, जो कि स्पॉइलर अलर्ट बाद में जाकर बन भी जाती है। हालांकि आज के जमाने में बनकर टूट भी गई है ये कंट्री। लेकिन एनीवेज 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस हैं फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया की एनेक्स्ड टेरिटरी में सफर करने जा रहे होते हैं। वैसे तो ये हिंदी वाला सफर करना चाह रहे थे, लेकिन जल्द ही इंग्लिश वाला सफर कर बैठे। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि वो इन्हें मारेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था कैब्रिनोविक एक बॉम्ब फेंकते हैं फर्डिनांड की गाड़ी के पास। लेकिन ये बॉम्ब गाड़ी से बाउंस होकर साइड वाली सड़क पर फट जाता है और 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फर्डिनांड बचकर भाग निकलते हैं। ये जिस मीटिंग में जा रहे थे उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं शौक में आकर, और बोस्नियन मेयर से कहते हैं, हम आपके शहर घूमने आए और हमारा स्वागत आपने बम से किया, ये तो आउटरेजियस है। प्रोग्राम कैंसिल करके ये हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनसे मिल सकेंगे। हॉस्पिटल के रास्ते में इनकी गाड़ी गलती से एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। जब ये गाड़ी मोड़ने लगते हैं वापस सही जाने के लिए, रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में ये एक रेवोल्यूशनरी के सिर्फ 5 फीट की दूरी पर आ गए हैं। एक 19 साल का स्कूल का स्टूडेंट गवरीलो प्रिंसेप, जिसकी मैंने वीडियो में शुरू में बात करी, यही वो इंसान है जो गोली चला देता है फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी पर और हत्या कर देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की।